हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग तत्वों के वर्गीकरण के इतिहास में प्राउड की परिकल्पना से लेकर मेंडलीव की आवर्त सारणी तक पढ़े थे और आज के इस वीडियो में हम लोग इस आधुनिक आवर्त सारणी को समझेंगे। तो दोस्तों 1913 ईस्वी में हेनरी मोजले के प्रयोग के बाद यह स्पष्ट हुआ कि तत्वों का गुण उसके परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। तब जाके आईपीसी द्वारा मेंडलीव के आवर्त नियम में रूपांतरित कर एक नए आवर्त नियम का प्रतिपादन किया गया और उस नियम में बताया गया कि तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तब इस नियम के आधार पर फिर से तत्वों को सजाया गया और एक बड़ी तालिका बनाई गई जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। और इसको समझने के लिए हम लोग ऑन द स्क्रीन आते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जो 1913 ईस्वी में हेनरी मोजले के प्रयोग के आधार पर बनाया गया है। और इस पीरियोडिक टेबल में कुल 118 तत्वों को शामिल किया गया है 1 से 18 तक के वर्गों में। जो आप इस तरह के खड़े कॉलम देख रहे हैं इन्हें वर्ग कहते हैं और इनकी संख्या टोटल 18 है। और जब आप इस तरह के क्षैतिज कॉलम देख रहे हैं इन्हें आवर्त कहते हैं और इनकी संख्या टोटल 7 है। यानी 118 तत्वों को 18 वर्ग में और 7 आवर्तों में रखा गया है। और इस पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है जिसमें एस, पी, डी और एफ शामिल हैं। इसको अच्छे से आपके एनसीईआरटी बुक में रिप्रेजेंट किया गया है जहां पर हम लोग चलते हैं। तो ये पिक्चर आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है जिसमें एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है कि कौन कौन से वर्ग के तत्व किस ब्लॉक के अंतर्गत समाहित होते हैं आते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉक एस ब्लॉक की बात की जाए तो एस ब्लॉक में वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्वों को शामिल किया गया है, जबकि डी ब्लॉक में वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के सभी तत्वों को शामिल किया गया है और वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के सभी तत्वों को पी ब्लॉक का नाम दिया गया है, जबकि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों से निकला हुआ 2 ऊर्ध्वाधर सीरीज को एफ ब्लॉक का नाम दिया गया है। यदि यहाँ पर एस ब्लॉक की बात की जाए तो एस ब्लॉक के प्रथम वर्ग यानी वर्ग 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं, जबकि वर्ग 2 के सभी तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। और यदि डी ब्लॉक की बात की जाए तो डी ब्लॉक के सभी तत्व ठोस एवं कठोर धातु होते हैं, मरकरी को छोड़ करके। ये सभी तत्वों का क्वथनांक एवं द्रवणांक उच्च होता है और ये विद्युत और ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। ये धनात्मक किंतु परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं। डी ब्लॉक के अंतर्गत वर्ग 11 के तत्वों को क्वाइन मेटल कहते हैं क्योंकि इनसे समय समय पर सिक्का बनाया जाता रहा है। और इस ब्लॉक के तत्व रंगीन और रंगहीन दोनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं और इनमें उत्प्रेरकीय गुण भी होता है। और यदि पी ब्लॉक की बात की जाए तो पी ब्लॉक में कुल 6 वर्ग पाए जाते हैं, जिनमें वर्ग 13 को हम लोग बोरान परिवार के तत्व कहते हैं, जबकि वर्ग 14 को कार्बन परिवार, वर्ग 15 को निकोजेन परिवार और वर्ग 16 को चाल्कोजेन, जबकि वर्ग 17 को हैलोजन परिवार और वर्ग 18 को हम लोग शून्य वर्ग के नाम से भी जानते हैं और इस वर्ग को हम लोग एरोजेन कहते हैं। इस वर्ग के सभी तत्व अक्रिय तत्व कहलाते हैं और ये नोबेल गैस के नाम से भी मशहूर हैं। और यदि एफ ब्लॉक की बात की जाए तो एफ ब्लॉक के तत्वों को पीरियोडिक टेबल से बाहर 2 श्रेणियों में स्थान दिया गया है जिन्हें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के नाम से जानते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी को दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में मिट्टी से हमें प्राप्त होता है और एक्टिनाइड श्रेणी को हम लोग मानव निर्मित या ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं क्योंकि इनमें अधिकतर तत्व मानव द्वारा निर्मित है। और एफ ब्लॉक को हम लोग अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं क्योंकि ये संक्रमण तत्वों के बीच से निकला हुआ है 2 श्रेणियों में। और यदि आप देखें तो पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं मिला क्योंकि ये कभी प्लस ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता था तो कभी माइनस ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता था और ये कभी
वर्ग 1 के तत्वों जैसा व्यवहार करता था और कभी वर्ग 17 के तत्वों जैसा ही व्यवहार करता था। इसलिए इसको पीरियोडिक टेबल में उचित स्थान नहीं मिला, जो पीरियोडिक टेबल के दोष के रूप में सामने आया। और यदि हम लोग पीरियोडिक टेबल का ओवरऑल अध्ययन करें तो हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाएंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान बढ़ता हुआ मिलेगा और नीचे से ऊपर जाने पर भी ये मान बढ़ता हुआ मिलेगा। यानी यहाँ पर जो तत्व होगा उसका मान, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान उस तत्व का सबसे अधिक होगा। यानी उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सभी तत्वों के अपेक्षा अधिक होगी। और यदि इसमें एटॉमिक रेडियस की बात की जाए तो यदि हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमें एटॉमिक रेडियस का मान बढ़ता हुआ मिलेगा और दाएं से बाएं जाने पर हमें एटॉमिक रेडियस का मान भी बढ़ता हुआ मिलेगा। यानी जो यहाँ पर तत्व होगा उसका सबसे अधिक एटॉमिक रेडियस होगा, यानी सभी तत्वों के तुलना में वो सबसे बड़ा तत्व होगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रेविटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन ग्रेविटी नीचे से ऊपर जाने पे हमें मान बढ़ता हुआ मिलेगा और बाएं से दाएं जाने पर इसका मान बढ़ता हुआ मिलेगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यदि हम लोग पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें आयनीकरण एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ता हुआ मिलेगा। यानी जो इस कॉर्नर पर तत्व हमें प्राप्त होगा उसका आयनीकरण एंथैल्पी का मान और तत्वों की अपेक्षा में अधिक होगा। और इसमें हम लोग धात्विक और अधात्विक गुण की बात करें तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ और बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो हमें अधात्विक गुण का मान बढ़ता हुआ मिलेगा। यानी यहाँ पर जो तत्व प्राप्त होंगे हमें वो अधातु होंगे। और यदि हम लोग दाएं से बाएं की ओर नीचे की तरफ आए तो हमें मेटेलिक गुण प्राप्त होगा। यानी यहाँ पर जो तत्व होगा उसमें अधिक धात्विक गुण मौजूद होगा। ठीक है, तो इस पीरियोडिक टेबल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हम लोग चलते हैं एक नए पीरियोडिक टेबल की तरफ, जो कि है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, जो मोसले के प्रयोग के आधार पर बनाया गया है, जो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन मोसले लॉ। और इनमें जो नामकरण किया गया है वर्गों का 1 to 18 तक, इनका नामकरण IPSC द्वारा 1984 ईस्वी में किया गया था। और जब कोई तत्व एनर्जी रिलीज करता है तो उसे माइनस साइन से डिनोट करते हैं, और जब कोई तत्व एनर्जी ऑब्जर्व करता है तो उसे प्लस साइन से डिनोट करते हैं। और इस पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड अवस्था में रूम टेम्परेचर पे ही पाए जाते हैं, जो कि है पहला है मरकरी और दूसरा है ब्रोमीन। मरकरी Hg, इसे पारा भी बोलते हैं, इसका परमाणु संख्या है 80 और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है 35। ठीक है, इसमें कुछ डाटा इंडेक्स दिए हैं, कलर इंडेक्स दिए हैं, उनको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डाटा इंडेक्स को समझते हैं। डाटा इंडेक्स में तत्व के सांकेतिक रूप के अलावे उसका फुल नेम और कई जानकारियाँ प्रस्तुत की गई है, जिसमें हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बीचों बीच आपको उस तत्व का सांकेतिक रूप मिलेगा और उसके नीचे आपका उस तत्व का फुल नेम मिलेगा कैपिटल लेटर में, और उसके नीचे रेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी प्राप्त होगा। और ऊपर की तरफ यदि बाईं साइड में हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, और उसके जस्ट अपोजिट यानी कि दाहिने साइड ऊपर की तरफ एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार आपको प्राप्त होगा। उसके नीचे एटॉमिक रेडियस, और उसके नीचे मोस्ट स्टेबल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और उसके नीचे इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी, और उसके नीचे कई प्रकार की जानकारियाँ प्रस्तुत की गई है इस डाटा इंडेक्स के माध्यम से। और आगे हम लोग समझते हैं कलर इंडेक्स को। कलर इंडेक्स में ये बताने की कोशिश की गई है मूल रूप से कि कौन कौन से तत्व किस किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, यानी धातु, अधातु, उपधातु और लिक्विड मेटल्स, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं। इस कलर इंडेक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है इस फिगर में। तो जितने भी तत्व येलो कलर से दिख रहे हैं, येलो रंग से दिख रहे हैं, ये सभी तत्व होते हैं धातु, और जो तत्व नीले कलर को रिप्रेजेंट करता है वे सभी तत्व होते हैं अधातु। और
ऑरेंज कलर के सभी तत्वों को हम लोग अर्ध धातु के रूप में जानते हैं। और यदि नीले कलर में उनका सांकेतिक रूप रेड कलर से लिखा हुआ है तो उन्हें अक्रिय गैस यानी नोबल गैसेस के रूप में जानते हैं। और जो तत्व ग्रीन में दिखाया गया है उन्हें लिक्विड एलिमेंट यानी कि रूम टेम्परेचर पे ये तत्व लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये थे कुछ पीरियोडिक टेबल से संबंधित छोटी मोटी जानकारियाँ। इससे बनने वाले प्रश्न जो अक्सर आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है। सबसे हल्की धातु यदि पूछ दिया जाए तो वो होता है लिथियम। और सबसे हल्की अर्ध धातु पूछ दिया जाए तो वो होता है बोरान। ठीक है। सबसे प्रबल क्षारीय धातु यदि पूछा जाए तो वो होता है फ्रांसियम। ठीक है। और सबसे भारी धातु पूछा जाए तो वो होता है ऑस्मियम। ठीक है, जिसका परमाणु संख्या होता है 76। सबसे अधिक समस्थानिक बनाने वाला तत्व होता है पोलोनियम, जबकि सबसे अधिक सक्रिय तत्व होता है फ्लोरीन। और सबसे अधिक विद्युत का सुचालक होता है सिल्वर, उसके बाद होता है कॉपर। और यदि पूछा जाए कि डायनासोर धातु किसे कहते हैं तो डायनासोर धातु कहते हैं टीसी को, क्योंकि यह डायनासोर की तरह विलुप्त हो गया था। और सबसे अधिक कठोर पदार्थ पूरे यूनिवर्स में होता है हीरा, जबकि सबसे मुलायम तत्व होता है ग्रेफाइट। और सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी एमपी और बीपी होता है टंगस्टन का, जबकि सबसे कम एमपी और बीपी होता है हीलियम का। और सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होता है फ्लोरीन और उसके बाद होता है ऑक्सीजन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव गुणांक होता है 4, जबकि ऑक्सीजन का होता है 3.5। और सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व होता है यूरेनियम। ठीक है। तो ये सभी थे पीरियोडिक टेबल से संबंधित कुछ अद्भुत जानकारियाँ। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और एक और वीडियो इस पीरियोडिक टेबल से संबंधित जारी होगा, जिसमें एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल आप कैसे याद कर सकते हैं।